Jai Shri Ram. Thank you, sir. Thank you very much. So, all right, let's go straight across to our friend Mr. Bharat Singh from the Congress, and let's ask him. Bharat Singh ji, namaskar. नमस्कार। जय हिंद सर, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाखी भी है, विशु भी है, बिहू भी है, ना जाने और क्या क्या है सर, मैं तो भूल जाता हूँ। 12-13 फेस्टिवल हैं आज तो। सारे त्योहारों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, विशेष करके नवरात्रि, नव दुर्गा माता की जो है आज 5वां दिन है सर, बनी रहे, 5वां कृपा बनी रहे। हाँ जी जी जी, कृपा बनी रहे। आज ही दर्शन करके भी सिद्धि विनायक से आ रहा हूँ। क्या बात है सर। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो सर आपने सुना अभी अभी मुकेश गांधी साहब हमारे साथ थे, वो तो खैर अजीत दादा पवार के हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी में ज्यादा हैं, अजीत दादा पवार में कम है। वो कह रहे थे इस बार का इलेक्शन हिंदू वर्सेस मुस्लिम ही होगा। आपकी क्या राय है सर? अब वो खुद ही कह के चले गए कि इस बार हिंदू और मुस्लिम होगा, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। जो भाजपा की सोच है वो बता के गए। अजीत पवार जी की सोच नहीं बताए, क्योंकि उनकी ताकत बची नहीं है। ना इनकी, अभी गांधी जी की ताकत तो कुछ है ही नहीं है। अजीत पवार जी की ताकत खत्म कर दिया है, जो पंगु बना दिया है भाजपा ने उनको। सर और उनके साथ में 4 सीटें दी हैं कि 5 सीटें दी, शायद 5वीं भी नहीं है, 4 आई हैं शायद, जहां तक मैंने कहा। मुझे चुनाव होते होते लगता है 1-2 और बचेंगे खाली, और 1-2 के लिए बोल देंगे कि नहीं ये भी खाली करो, ये भी हमारे कुछ लोग आ रहे हैं उनको देना है। मतलब समझ लीजिए कि जो दादा की दादागिरी हमारे महाविकास आघाड़ी में चलती थी, उस समय सारे मीडिया पत्रकार भाई ये कहते थे कि दादा की दादागिरी चल रही है। वो सारी दादागिरी कहाँ गई है, वो ये गांधी जी ने बताया नहीं, और आपने साथ पूछा भी नहीं पूछा सर। वो शरद पवार जी के पास है ना अभी, जो दादागिरी थी एमपीए में, क्योंकि शरद पवार जी पीछे बैठे थे इसलिए थी, ऐसा तो नहीं है, वो तो सबको मालूम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, लेकिन एक चीज आप बताएं सर, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, उसके अलावा हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के या लीडर हैं, सब यही कहते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी से कोई भी बात पूछो, कुछ भी करो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, राइजिंग डेट के बारे में बात करो कि मतलब कर्जा इतना बढ़ गया हिंदुस्तान के ऊपर, आर्मी में जो OROP है अभी तक कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है सर, उसके अलावा ना जाने जो भी बात करो वहां पे वापस आता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम पे। ये क्या है सर? मतलब क्या आपको लगता है कि अब हिंदू जो हैं या मुसलमान जो हैं वो इतने पागल हैं कि इस बात से वो मतलब बह जाएंगे एकदम? क्या लगता है आपको भरत सिंह जी? मैं पागल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि इस देश में बहुत ही भावनात्मक, चलिए पागल नहीं, इमोशनल है, जो आपने वर्ड यूज किया परफेक्ट है, भावनात्मक हो सकते हैं। इमोशनल, भावनात्मक जी, इमोशनली जो अत्याचार होता है ना, इमोशनली अत्याचार, वो अत्याचार भाजपा करती है इस देश के दोनों कास्ट पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमानों के पास जाते हैं तो जो है टोपी लगा लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं दूसरी तरह से। कोई बोरी मुसलमान कह देंगे, कहीं पसमाना मुसलमान कह देंगे। अरे मुस्लिम कौम तो मुस्लिम कौम होती है, चाहे वो पसमाना कहें, चाहे वो बोरी मुसलमान कहें, चाहे वो मुस्लिम कहें। अब हिंदू पे आ जाएंगे तो एक को दलित कहेंगे, फिर बोलेंगे कि अति पिछड़ा हुआ है, ये हम उसके साथ हैं, कोई के अपर कास्ट है हम उसके साथ हैं। तो ये भावनात्मक जो खेल है, ये भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छी तरह से ये कार्ड खेलते हैं। और देश की जनता इतनी भोली भाली है, अगर नहीं होती ना तो मुझे लगता है 5 साल पहले उखाड़ के इनको फेंक देती। जिस हिसाब से देश की महंगाई चल रही है, जिस हिसाब से बेरोजगारी पड़ी हुई है, जिस हिसाब से लोग परेशान है, जिस हिसाब से CBI ED परेशान कर रही है सारे नेताओं को, तो वो कहीं ना कहीं ये सब पूरे चुनाव में आपको दिख रहा है। कहीं बेरोजगारी दिख रही है, महंगाई का बात दिख रहा है, कहीं कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, विपक्ष ये बोल रही है महंगाई बेरोजगारी, लेकिन भाजपा हिंदू। अभी आप किसी भी प्रवक्ता को बिठा लीजिए, किसी भी प्रवक्ता को भाजपा के बिठा लीजिए, राजीव भाई, वो आपको सिर्फ ना हिंदू और मुसलमान की बात करेगा, मंदिर और मस्जिद की बात करेगा, मछली खा रहे थे वो दिखाएगा कि नवरात्रि में मछली खा रहे थे, ये त्योहार में मछली। अरे भाई आप बेसिक चीज पे आओ, जो देश का मुद्दा है, जिसके लिए देश ने आपको चुन के बिठाया है, वो महंगाई के लिए, वो बेरोजगारी के लिए। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार पता है ना आपको मोदी की सरकार क्या क्या चलाते थे, आप उसकी बात नहीं करोगे, सिलेंडर गैस की बात नहीं करोगे। ये बात होना चाहिए देश में, मगर उसको डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन
और ये भी देखिए ना, खासियत ये है कि हमारे देश का जो चौथा स्तंभ है ना, वो उस पर बात नहीं करवाता है और न करता है। वो भी आके पूछने का, भरत सिंह जी आप बताइए कि महंगाई कैसे नहीं रुक रही है। अरे भाई भरत सिंह जी इसका जवाब देंगे कि महंगाई कैसे नहीं रुक रही है, इसका जवाब तो जो सत्ता में बैठा है आप उससे पूछेंगे ना, कि भरत सिंह से पूछेंगे। भरत सिंह जी, मगर मोदी जी के गारंटी बोल रहे कि मोदी जी की गारंटी इस कदर वर्ल्ड अफेयर्स में पहचाना जाता कि भारत का झंडा लेकर युद्ध क्षेत्र में तो सुरक्षा का गारंटी लोगों को मिलते हैं, तो भारत का झंडा लेकर घूमते हैं लोग। ये देश विदेश में मोदी जी ने गारंटी बना दी है। मोदी गारंटी, देश का गौरव बनाना। 7 दशक में, अभी हाल ही में कहा 7 दशक में अकेला मोदी जी तो आर्टिकल 370 अब्रोगेशन कर दिया, और कश्मीर में जितना बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, हर चीज, लोकतंत्र को जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर में लहरा दिया, ट्रिपल तलाक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 10% रिजर्वेशन स्वर्ण जाति को, ये मोदी जी ने किया है। तो अलग अलग जो मोदी जी ने गिना है, बोले कि किसने, और विदेश में भी भारत का झंडा आप लेके चलो, आपको गारंटीड सुरक्षा का गारंटी है, सुरक्षा में गारंटी है, ये मोदी गारंटी है, उनका कहना है बीजेपी का। भरत सिंह जी, आपने एकदम सही कहा, एकदम आपने सही कहा। इस बात को मैं जरा भी नहीं काट सकता हूं कि मोदी गारंटी जो है मोदी गारंटी है, और वो पहली गारंटी है सुरक्षा की गारंटी, कि आप जो है देश की बहन बेटियों को सड़क पर भी लेके आ जाओ, छेड़ दो, उसके साथ जो है जितना भी गलत से गलत काम कर सकते हो करो, उसकी गारंटी मोदी दे के बचाने के लिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बृजभूषण शरण सिंह है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि आप कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हो, और जितने बड़े होंगे उससे सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा, और हम आपको अपनी पार्टी में मिलेंगे, आपको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपको कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये सब बनाएंगे, लेकिन आपका प्रोफाइल एकदम तगड़ी होनी चाहिए, आप एकदम मजबूत जो है घपलेबाज होने चाहिए, सबसे ज्यादा आपने देश को लूटा हो। अगर ये काम किया होगा तो वो मोदी गारंटी में ये गारंटी आती है कि आपको यहां बचाया जाएगा। तीसरी गारंटी जो मोदी की है कि सबसे ज्यादा अगर धर्म पे, जात पे अगर किसी को दंगा करवाना है, भड़काना है, किसी जात को नीचा दिखाना है, तो वो जो है गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्ति जब हमारे ठाकुर समाज के राजपूतों के लिए इस तरह से बयान देते हैं, तो उसको बचाने की गारंटी वो मोदी गारंटी होती है, उसको कहते हैं मोदी गारंटी। और ये ब्रांड पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। अब विश्व के दूसरे भी नेता सोचते होंगे कि क्यों ना ये गारंटी हम भी ले लें और इसी तरह से हम भी करें। और चौथी गारंटी कि आप कुछ भी कर लीजिए, विपक्ष के जितने भी लोग विपक्ष में हैं, वो मोदी गारंटी देते हैं कि सीबीआई, ईडी आपके दरवाजे पे सुबह 5 बजे खड़ी हो जाएगी, आपको जेल में डाल देगी। ये मोदी की गारंटी है। पांचवी और सबसे बड़ी गारंटी है कि देश के जितने नेता होंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चुने हुए मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वो सब के सब जेल में होंगे। ये गारंटी मोदी की गारंटी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मोदी की गारंटी के आगे सारी गारंटी फेल है। सर जंग रुकवा दी थी, वॉर रुकवा दी थी ना सर। युद्ध क्षेत्र में एक ही झंडा लगता है बीजेपी, सॉरी मोदी जी के। बोलिए सर, बोलिए। हाँ बेचारा, हाँ वो तो वार में तो मैं भी भूल ही गया था। तो बहुत बड़ा गारंटी था कि अभी तक तो वार रुका हुआ है, पिछले 1.5 साल से जो है वो तो नेस्त नाबूद हो चुका है वो देश बेचारा। और अभी तक कहते पहले स्टार्ट जैसे हुआ था, मोदी जी जब तक पहुंच गए हैं, और मोदी जी ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे ऐसे एंकर तो मैंने देखा, आपने देखा होगा, मैं तो हंस रहा था टीवी पर, एंकरिंग ऐसी भी होती है क्या? नहीं, वहां कुछ नहीं चल रहा लेकिन खुद गिर जा रहे हैं, गिर के कैमरा झुका के कैसे मतलब हद हो गई है। मैं तो कहता हूं कम से कम अपना मान सम्मान तो बचा के रखो। इस मोदी की गारंटी में अपनी गारंटी क्यों खोलते जा रहे हो? देश के चौथा स्तंभ को बहुत देश मानता है, और इसी पे मुझे लगता है देश का भरोसा है। बचा है ना, तो उसको बचा लीजिए आप लोग सब मिलके, नहीं तो ये भी गारंटी आ जाएगी कि देश के चौथे स्तंभ को भी खरीदने का काम और उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम, ये भी मोदी गारंटी के अंदर आएगा। अभी तक हुआ नहीं है, बचा हुआ है थोड़ा, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे आप लोग जैसे बचे हुए हैं तो ये गारंटी से बाहर आते हैं। सर वो भी बहुत जल्दी बैन होने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी बैन होने वाले हैं सर, वो भी हो जाएगा, हो जाएंगे। वो भी टाइम आ रहा है। बहुत सारे लोगों को तो आतंकवादी घोषित कर ही दिया है जी। लेकिन ये बताएं सर, क्या है कि एक स्पेसिफिक प्लान होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ में डाल दिया है। अब उसको लेकर के बिल्कुल फोकस्ड कैंपेन क्यों नहीं चल रही है अभी?
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मेरी नॉलेज में, मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में शायद नहीं आया हो सकता है, लेकिन अभी तक वो फोकस्ड कैंपेन जो है वो क्यों नहीं चल रही? सर बताएं प्लीज। राजीव भाई, आपको पता नहीं आपके पास न्यूज है कि नहीं, लेकिन हम जहां जहां मीटिंग में जा रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो है वो इशू हर जगह रेस कर रहे हैं, हर जगह हम बता रहे हैं ये बहुत बड़ा स्कैम है। सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय उनके पास है, जब उनके पति देव ने ये कह दिया है कि ये सबसे बड़ा विश्व, इंडिया का नहीं है पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें बीजेपी जो है वो मास्टरमाइंड है और सब उसने किया है, तो इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं दुर्भाग्य फिर कहूंगा कि इस विषय को जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, वो हम जो बता रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं, लेकिन उसको एडिट करके जो मीडिया चलाती है, दिखाती है, इसलिए शायद मुझे लगता है देश तक ये नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अब हम पूरी तरह से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, हम जो है जहां जहां जा रहे हैं वो पदयात्रा के माध्यम से, वो कैंपेन के माध्यम से हर जगह ये बता रहे हैं कि इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी ने किया है तो वो मोदी ने किया है, मोदी जी ने किया है। और ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जो कि मतलब वो कहते हैं ना कि लीगल घुस लेना, लीगल चंदा लेना, एक तरफ मतलब चंदा दो और धंधा लो, ये काम है मोदी जी का और ये काम है भाजपा का। तो ये हम दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं, जहां भी हम कैंपेन चल रहा है बता रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से इस इशू को मतलब एकदम बोलते हैं ना आग लग जानी चाहिए थी, और वो आग लगाने का काम अगर कोई करता है, आग लगाना मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी घर को आग लगा देंगे, लेकिन इसको कहते हैं ना कि अगर हाईलाइट, देखिए जब तक हम और आप मिलेंगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है। हमारे पास एक लिमिट जो है एक साधन है, उस संसाधन को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप ये राजीव जी देखिए कि हमारे सारे अकाउंट को सीज कर दिया जाता है। हम ऐड दे सकते हैं ना, हम बातें रख सकते हैं, बता सकते हैं, उसके लिए भी तो खर्चे लगते हैं ना। उस सारे चीजों को पूरी तरह से एकदम जाम कर दिया है भाजपा ने। इनको मालूम है कि अगर सारा चीज इनके पास जो बैंक बैलेंस रहेगा, जो अगर देना है, खर्चा लगेगा, सब लगता है ना, वो तो देना पड़ेगा, लेकिन वो पूरी तरह से बंद करके रखा है। तो ये मजबूरी है। भरत सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा कि मोदी जी अपने आप को ग्लोरीफाई करने के चक्कर में लोकतंत्र को और पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, सोनिया गांधी जी ने कहा। और सोनिया गांधी जी आगे जाकर कहा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, बड़ा षड्यंत्र चल रहा है संविधान को बदलने का, सोनिया गांधी का चार्ज। उसके चार्ज में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सबसे बड़ा खतरा तब था जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था, और राजनाथ सिंह अपने ही बात कह रहे थे कि वो जेल में थे और उनका माता का अंतिम यात्रा तक को वो जा नहीं पाए बिकॉज इमरजेंसी की जो क्रूरता था उसको जेल से बाहर निकलने नहीं दिया। तो ये दोनों को आप कैसे चीज देखोगे कि आप आज कर रहे हो कि लोकतंत्र खतरे में, ये राजनाथ सिंह जी का कहना कि आपने इसको ऑलरेडी आजमा चुके हैं। देखिए, सबसे लाचार मजबूर अगर देश में कोई मंत्री है, सबसे लाचार और मजबूर, तो देश के सबसे बड़े नेता मैं मानता हूं, बड़े नेता है राजनाथ सिंह। छोटे मोटे नेता नहीं, छोटे मोटे नेता मैं नहीं मानता हूं, बहुत बड़े नेता है। लेकिन उनकी लाचारी मजबूरी देखिए कि वो तीसरी पंक्ति में खड़े हैं आज, जिसको पहली पंक्ति में होना चाहिए था। मैंने वो विजुअल भी देखा, मैंने मेरी आंख से देखा है राजू भाई, मैंने मेरी आंख से 2007 में देखा है, जब ये अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और मैं गुजरात में 2 जिले का प्रभारी था, तो मैंने वहां पे, मैं एक ही होटल में हम लोग रुके थे, राजनाथ सिंह जी भी उसी होटल में, सूर्या होटल में रुके थे, और हम भी सूर्या होटल में रुके हुए थे बड़ोदरा में। मैं वहां पे देखा था कि नरेंद्र मोदी जी कैसे इनके आगे पीछे घूमते थे। जो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, आज उसकी मजबूरी है कि वो तीसरी पंक्ति में खड़ा है। तो ये राजनाथ सिंह की मजबूरी है बोलने के लिए। दूसरी चीज, इमरजेंसी की बात करते, तो इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस पर खेद जता चुका है। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता ने माना है कि ये गलती हुई थी हमसे, लेकिन जो आज इमरजेंसी लगी है, क्या उसको राजनाथ सिंह या भाजपा मानेगी? सोनिया गांधी जी ने जो कहा है, क्या गलत कहा है? क्या भाजपा के ही 2 नेता है ना, एक मंत्री हैं और एक नेता ने 2 बार तो 2 बयान आ चुके हैं ना कि 400 हमको पार कराइए, देखिए हम संविधान बदल देंगे। ये हम थोड़े नहीं कह रहे भाई, ये आपके नेता ही कह रहे हैं ना। उन नेताओं के कहने के आधार पे हम ये मान के चलते हैं कि आप जो है 400 अगर मिल जाएगा सीट तो संविधान बदल दोगे। आप अपने घर पे जाके देखिए ना कि आप लोग जो प्लानिंग करते हो वो प्लानिंग बाहर आ जाती है।
उस प्लानिंग लेकिन को छुपा भरत के सिंह रखते जी, तो हम नहीं बोलते। भरत सिंह जी, जब ये कहा जाता है कि तीसरी मर्तबा अगर मोदी जी आ गए, नंबर 1 चुनाव नहीं होंगे, ऐसा निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी डिक्टेटर हैं। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर कहा है, हर जगह पे कहा है। मतलब बहुत जगह पे उनके इंटरव्यूज देखे हम लोगों ने। तो सर फिर डिक्टेटरशिप कहां से हुई अगर उनको अभी पूरी आजादी है सब कुछ बोलने की? और आपका जो कांग्रेस का जो हैंडल है वो ये मेरे सामने है, उन्होंने भी उस इंटरव्यू को कैरी किया है, ये भी तो देखिए ना सर प्लीज। तो फिर जी डिक्टेटरशिप कैसे हुई ये जरा बताएं। हो सकता है कि कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो है वो नहीं कैरी कर रहे हैं, नहीं कैरी कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो इनको व्यूज मिल रहे हैं सर, करोड़ों में व्यूज मिल रहे हैं, लोग पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने देखा है ये, बताएं सर भरत सिंह जी। देखिए, डिक्टेटरशिप क्या होता है, अगर केजरीवाल से पूछिए, आप सोरेन से पूछिए जी, आप संजय जी से पूछिए, आप सिर्फ इल्जाम लगा के उस कानून के तहत अंदर डालते हैं जिसपे, अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या, आप महाराष्ट्र मुंबई में बैठे हैं, कल ही जो है गजानंद कीर्तिकर ने जो वक्तव्य दिया है, आप उससे सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हो अपनी बात, लेकिन जो वो सरकार में रह के अगर ये कहता है कि अब सरकार को ईडी और सीबीआई का उपयोग बंद कर देना चाहिए, हमको जितना चाहिए था सब हमारे पास आ गए हैं, अब इसको क्या जरूरत है करने की, ईडी सीबीआई को, मुझे लगता है इसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, और ईडी सीबीआई का उपयोग अगर नहीं बंद करेंगे तो हमारी पार्टी को या देश के प्रधानमंत्री को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक सांसद कह रहा है, वह भी भाजपा को जो समर्थन दिया हुआ है उनकी पार्टी में, उनके मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, वो उनका सांसद प्रतिनिधित्व कह रहा है कि भैया ईडी सीबीआई का जो है वो खौफ डर बंद करिए। वो तो सारे वकील भी कह रहे हैं सर, वो तो बड़े बड़े जितने भी वकील हैं इंक्लूडिंग बीजेपी के जो वकील हैं, वो हरीश साल्वे साहब ने भी कहा है ऐसा कुछ कि ये क्या है भाई, नहीं, क्या कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह से देखिए, मैंने फिर कहा कि एक घोषित इमरजेंसी थी, इंदिरा जी ने लगाया था, घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है। और इसके बाद हम बार बार क्यों कह रहे हैं इसके बाद कि 10 साल हो गए, 10 साल में इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हम आप बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि हम बात न कर पाए, आप इस तरह से सवाल न उठा पाए। आप अगर उठा दिए तो मुझे लगता है कि हमारा ये शो देखते देखते बीकेसी की पुलिस या कोई भी पुलिस आपके दरवाजे पहुंच जाएगी, और उसके बाद में आपको बोल के ये आप कैसे चला रहे हैं, तब इसको मानेंगे आप कि इमरजेंसी लग चुकी है, तब आप मानेंगे कि भरत सिंह जेल में बैठे, हम दोनों आप जेल में बैठे, बोले अरे राजीव जी आपने जो बोला सवाल उसका जवाब देने के लिए हमको जो है जेल में हम दोनों को आना पड़ा, तो वहीं पे हमारी जो है सारे इंटरव्यू हो जाएंगे। सर इतने ज्यादा जेल हैं हिंदुस्तान में, इतने ज्यादा जेल हैं हिंदुस्तान में, कहां रखिएगा सबको। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी, जो पहले के लड़ाकू थे, जो पहले की जनता थी, मुझे ऐसा फील होता है इस देश की जनता को क्या हो गया है, इसकी देश की जनता सहने के लिए तो ठीक है, मुझे पता है कि हम लोग बरसों से सहते हुए आए हैं जी, मुगलों के राज्य को भी सहा, अंग्रेजों के राज्य को भी सहा, लेकिन उसी में गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जी, सब उसी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उसी समय पैदा हुए थे जी। मगर आज जिस तरह से हमें सहने की आदत पड़ गई है, हम 10 रुपया 12 रुपए का चावल खाते खाते आज जो है 70-80 रुपए पे आ गए हैं, वो जो है 25 रुपए के तेल से हम 200 के तेल पे आ गए, हम जो है 50 रुपए 20 रुपए 30 रुपए जो पेट्रोल मिलता था हम 106 पे आ गए, लेकिन फिर भी हम सहने की आदत जो है ना वो बढ़ते जा रही है, हमारी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। अमित शाह जी का कहना है कि एमवीए से कोई चैलेंज नहीं है, हमारे लिए एमवीए कोई चैलेंज नहीं है, कोई उनका एक तो आधा कांग्रेस है, नकली शिवसेना है और नकली एनसीपी है। अमित शाह जी का कहना है, बोले इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई गोल नहीं है, महाराष्ट्र के लिए ये तीनों पार्टी मिलकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। आपने सुना होगा अमित शाह जी जिस प्रकार से कल और उससे पहले मोदी जी ने कहा कि ये नकली सेना है। भरत सिंह जी देखिए ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने एक चीज गलती कर दी कि उन्होंने बोलने पर टैक्स नहीं लगाया।
अगर वो टैक्स लगा दिए होते शायद अमित शाह इस तरह से नहीं कहते। ये अमित शाह जी को ही पता है कि भाजपा के वो सारे नेता, राजीव जी आप भी जानते होंगे और नाम्बियार जी आप भी जानते, वो उसी मातोश्री पे जाके माथा टेकते थे और बाला साहब का आशीर्वाद लेते थे। बिना आशीर्वाद लिए कुछ काम ही नहीं होता था इनका जी। तो वो असली शिवसेना थी कि नकली थी, ये अमित शाह से और मोदी से ज्यादा कौन जानता है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की तारीख में नकली या असली कौन है। तो ये कहना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस तरह से विकृत हो चुकी है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे वो अमित शाह जी हो। वो बोलते हैं क्या है बताइए। महाराष्ट्र में आके आप ठाकरे परिवार को ये कहें कि ये नकली है, तो असली कौन है भाई? जिसके लिए जो है 18 सीट थी, 18 में से 13 सांसद गए थे, उनको 7 काट के आप जो है 7 पे लेके आ गए। यानी जिसको आप दबा सकते हैं वो असली होता है, जो आपसे दबे नहीं वो नकली होता है। जी, तो आपको क्या लगता है सर, 48 में से जहां तक के एमबीए का सवाल है, एमबीए कितनी उम्मीद रख रहे हैं आप जीतने की? देखिए हमारा जो सर्वेक्षण और जो हमने कैलकुलेशन हमारे पास आया हुआ है और पूरा सर्वेक्षण करके जो हमें दिखा रहा है वो 30 सीट के आजू अगल बगल में आएंगे। ज्यादा भी 30 से 32 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 28 से 32 के बीच में हमारी सीट आ रही है। अगर 28 से 32 के बीच में अगर आपकी आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को तकरीबन कोई 20 सीट का नुकसान हो रहा है तकरीबन। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको पहले भी बता चुका हूं कि 20-22 सीट जो है भाजपा यहाँ से एनडीए जो उनकी सभी घटक दल है मिला के 20-22 सीट उनको नुकसान हो रहा है। और वो कहते हैं कि जो नुकसान यहाँ से होगा अगर हुआ तो वो तमिलनाडु से और केरल से उसको वो मेकअप कर लेंगे। और ये कहते हैं कि तमिलनाडु की 39 यानी 39 सीट्स में से बीजेपी को हो सकता है 15 सीट आ जाए तमिलनाडु में। जब आप अपने गढ़ महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे हो। नया एक सर्वे आया है, सीडीएस करके जो सर्वे आया है उसमें महंगाई 27% दिखाया है, बेरोजगारी जो है वो कुछ 22% दिखाया है और मंदिर और इसका मुद्दा 2% दिखाया है। ये 2% पे कितना खेल सकते हैं वो खेल लें, लेकिन तमिलनाडु और साउथ में तो मुझे नहीं पता। 2-4 जगह का विजुअल में देखा, मेरे पास 2-4 जगह का आया था कि भाजपा के लोगों को दौड़ा रहे हैं। मैं अमरावती का बता रहा हूँ, नवनीत राणा का जो है कैंपेन का जो है ये जा रहा था, टेम्पो जा रहा था, उसको बोले दिखना मत यहाँ पे। वो विजुअल और वो आवाज क्लियर आ रही थी, दिखना मत यहाँ पे, बोले जल्दी से यहाँ से इस गांव से निकालो। अब जब उद्धव जी ने एक नारा दिया है अब की बार तड़ी पार, तो जिस तरह से गांव-गांव में तड़ी पार का आदेश दिया जा रहा है जनता द्वारा, हम लोग नहीं दे रहे हैं, जनता इनको कह रही है कि भैया आप तड़ी पार हो जाओ, तुम लोग यहाँ से तड़ी पार कर रहे हैं। तो ये स्थिति अगर है तो साउथ में आप क्या स्थिति होगी वो समझ लीजिए। बहुत ही मतलब कर्नाटक जैसे राज्य में इनको 8 सीट मिल रही है, जहां पर पिछली बार 26 मिली थी। 18 मतलब 26 में से 8 सीट आ रही है। हमारा सर्वे जो है ना, उस सर्वे की हिसाब से 8 सीट आ रही है। अब आके जहां तमिलनाडु में जो अभी बता रहे हैं ना, वहां पे मैं बता रहा हूं कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये 150 सीट नहीं क्रॉस कर रहे हैं, भाजपा 150 सीट नहीं क्रॉस कर रही है। चलिए, उस दिन भी मैंने आपको कहा था और आज फिर कह रहा हूं 150 नहीं क्रॉस कर रहे हैं। जो सीएसडीएस का जो सर्वे है उसमें, लोकनीति सीएसडीएस सर्वे जो है उसमें जो इश्यूज लिस्ट किए गए हैं वो ज़्यादातर वही हैं जो कांग्रेस पार्टी रेस कर रही है, लाइक प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, शटिंग डाउन ऑफ बिजनेसेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा होता है ना सर कि अगर चलिए नौकरी नहीं है लेकिन सामने दिख रहा है कि आगे जाके मिलेगी, तो फिर भी आदमी को उम्मीद रहती है। यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है आज की तारीख में, ये सर्वे कहता है, सर्वेक्षण ऐसा बोलता है। आपको लगता है कि ऐसा है? अगर ये होता नहीं तो ये सर्वे में आता कहां से? जी, आज स्थिति बहुत ही भयानक मोड़ पे पहुंच चुकी है। अब धीरे धीरे देश की जनता समझ रही है। आप राजीव जी देखिए, सर्वेक्षण जब करवाया है तो ये 2% जो मंदिर और मस्जिद वाला, ये मंदिर वाला मुद्दा आया है, ये और 370 वाला, ये 2% क्यों होता है?
ये 27% जाता ना। लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमको राम मंदिर ही चाहिए, हमको जो है भगवान ही चाहिए, हम भगवान के साथ ही रहेंगे, हम काम नहीं करेंगे, भगवान हमारा पेट पाल रहे हैं, हमको सब करें। नहीं, ठीक है, भगवान का आस्था होना चाहिए, हम भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो आस्था अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये भी सही है, सबसे बड़ा कटु सच्चाई है कि पेट भरने के लिए काम की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो जो नहीं है इस समय। देश एकदम चरमरा चुका है, लेकिन भाजपा जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ अंधभक्ति के लिए या लोगों को बरगला के रखने के लिए वो बना है। मैं आईबी रिपोर्ट, आपको शायद आपके पास होगा जानकारी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईबी रिपोर्ट जो है उनकी, ये मोदी जी को बता दी गई है कि सरकार हमारी नहीं बन रही है। आज तक ये जो पहला चरण 19 तारीख को जो चुनाव है पहले चरण में, उसमें हम विदर्भ जो हमारी सीटें हैं, विदर्भ में करीब से 4 सीटें हम विदर्भ में लेके आ रहे हैं, 4 से 5 सीटें 11 में कांग्रेस से पार्टी लेके आ रही है। मायावती उधर फुल कैंपेन चालू कर दिया है भरत सिंह जी। मायावती पिछले 2 दिन से लगातार पूरे विदर्भ में, और जब भी मायावती वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़ा कर दिया है, आपको बहुत नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये आप सच कह रहे हैं कि पहले मायावती जी की स्थिति कुछ और थी, अब ये समझ गए हैं कि ये जो है वोट कटुआ पार्टी हो गई है मायावती। मायावती के ऊपर भरोसा नहीं रह गया, दलित समाज को एकदम भरोसा नहीं रह गया। आज दलित समाज कहता है कि मायावती जी आपकी जरूरत है, और मायावती 5 साल के बाद जो है वो निकलती है बिल से बाहर और खड़ा करती है कैंडिडेट। तो ये सबको पता है कि मायावती किसके कहने पे चल रही है। ये विदर्भ की जनता ये समझ रही है, जान रही है, और यही वजह है कि वहां पे प्रचंड जो है वो लहर चल रही है कांग्रेस और एमपीए तो क्या यही लॉजिक प्रकाश अंबेडकर जी पे भी डालता है? क्या प्रकाश अंबेडकर जी के ऊपर भी यही लॉजिक लागू होता है सर? देखिए, प्रकाश जी एक बड़े नेता हैं, प्रकाश जी एक बड़े नेता हैं, इसको हम मानते हैं, लेकिन प्रकाश जी को ये समझना चाहिए था, जब वो जानते हैं कि इस संविधान को किसने लिखा, किसने बनाया, उनके पोते हैं, और उस संविधान को खतरे में कहने वाले प्रकाश जी हैं। पहला अगर कोई आवाज इस मुंबई में ना, इस महाराष्ट्र में उठाया था, तो पिछले 1 साल से प्रकाश जी बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अगर आपका परिवार जिसने ये संविधान बनाया वो खतरे में है, तो मुझे लगता है प्रकाश जी को ये बड़ा दिल दिखाते हुए, 1 सीट भी नहीं मिलेगी ना राजू भाई, 1 सीट भी अगर मुझे नहीं मिलेगी तो भी मैं संविधान बचाने के लिए एमबीए के साथ खड़ा हूं। अगर मैंने अगला सवाल पूछ लिया तो बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन। भरत सिंह जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी आपको। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। Was a very confident Congress, but I don't suppose they can say anything else, can they? Let's go straight across to our friend Mr. Pankaj Modi of the BJP. Pankaj Modi.